हेलो एवरीवन, मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को देखे थे और पाषाण काल को भी 3 भागों में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बांटे थे। और वो 3 भाग जो है, एक तो हमारा पुरापाषाण काल था, दूसरा मध्य पाषाण काल था और तीसरा नवपाषाण काल था। दोस्तों अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोगों ने पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांट करके देखा था और वो 3 भाग है। पहला है पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उत्तर पुरापाषाण काल। दोस्तों करना कुछ नहीं है, ये पुरापाषाण काल तो आप पढ़ ही रहे हैं। एक में पूर्व लगा देना है, दूसरे में मध्य लगा देना है और तीसरे में उत्तर जो है वो लगा देना है। ऐसा इसलिए कर लेना है क्योंकि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसीलिए कैटेगराइज कर लिया गया है। और कैटेगराइज इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि जब भी इतिहास में परिवर्तन हुए हैं, जिस काल विशेष में हुए हैं, उसको वर्गीकृत किया गया है। यानी पूर्व पाषाण काल में कुछ विशेषता रही होगी और मध्य पुरापाषाण काल में आकर के विशेषताओं में परिवर्तन हुई होगी और नई विशेषता वो आई होगी। और फिर मध्य पुरापाषाण काल के बाद उत्तर पुरापाषाण काल में और भी नवीन विशेषताओं को देखा गया होगा। इसीलिए विशेषताओं के परिवर्तन के कारण नाम में परिवर्तन, कैटेगराइजेशन में परिवर्तन और इसीलिए वर्गीकरण हुआ है इसका 3। पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा उत्तर पुरापाषाण काल। तो दोस्तों आप एक चीज़ तो देख सकते हैं, पूर्व पुरापाषाण काल के समय होमो इरेक्टस जो है उसको आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, एकदम अविकसित मानव लग रहा है। ये आधा बंदर, आधा लंगूर, आधा मानव जैसा लग रहा है। तो होमो इरेक्टस जो है वो तो आप जान रहे हैं कि इस मानव का जो सबसे प्राचीनतम रूप है वो होमो हिबिलस है। होमो हिबिलस के बाद जो है होमो इरेक्टस हुआ जब वो खड़ा हुआ था। तो पूर्व पुरापाषाण काल में होमो इरेक्टस यानी ऐसा मानव जो खड़ा हुआ था। मध्य पुरापाषाण काल में जलवायु परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन, ये तीनों परिवर्तन हुए और इनका स्वरूप बदल गया। और फिर जो है आप देखते हैं मानव की एक नई प्रजाति को जिसका नाम है निएंडरथल। तो ये आप देख रहे हैं, इसके तुलना में ये कुछ जो है हमारे निकट है, इसका चेहरा हमारे कुछ निकट है निएंडरथल, ठीक है। और तीसरा है होमो सेपियंस। ये देखिए, इस आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस है, हमारे पूर्वज हैं। तो ये आपको दिखेगा कि ये हमारे और इनके बीच समानता काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप देखें कि परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से परिवर्तित हुआ इसमें और यहाँ से परिवर्तित हुआ उत्तर पुरापाषाण काल में होमो सेपियंस में। और होमो सेपियंस के उदय के साथ ही जो मानव विकास की जो गति है, उसकी जो प्रगति है, उसमें अचानक जो है एक फ्लो आ जाएगा, एक वो जो है बहुत जल्दी फिर जो है ग्रो करेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और, ये तो हम लोग मानव प्रजाति के बारे में बात कर लिए। दूसरी बात जो है, एक 3 जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन और भी देखने के लिए मिले हैं। पहली बात तो पूर्व पुरापाषाण काल में आप देख सकते हैं जो तकनीकी परिवर्तन हुए हैं, उसके अंतर्गत आप औजारों को देख सकते हैं, उपकरण को देख सकते हैं। पूर्व पुरापाषाण काल में हस्त कुठार, हैंड एक्स का यूज होने लगा है। वो परशुराम जिस तरह से, वो तो लोहे का था या धातु का था, ये हैंड एक्स है। इसमें जो है पत्थर लगे होते थे और लकड़ी लगी हुई होती थी। दूसरा है बिदारिणी, ठीक है, जिससे जंगलों को साफ किया जा सकता है, बिदारिणी, ठीक है। और मध्य पुरापाषाण काल में फिर तकनीकी परिवर्तन उपकरण में हुए और यहाँ पर आप देखते हैं कि सल्क या जिसको हम लोग फलक संस्कृति कहते हैं। फलक संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरणों का उपयोग बहुत व्यापक रूप से हुआ। इसी कारण पूरी संस्कृति को हम लोग फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये भी एक तरह के औजार हैं और हम देखेंगे कि फलक संस्कृति में किस तरह के औजार बनते थे। और उत्तर पुरापाषाण काल में आप देखेंगे तकनीकी परिवर्तन के स्वरूप औजारों के स्वरूप में परिवर्तन आया और यहाँ सल्कों और फलकों के साथ साथ आप देखेंगे कि ब्लेड संस्कृति या ब्लेड उपकरण का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं पूर्व पाषाण काल को। तो पहले पुरापाषाण काल को देख लेते हैं क्योंकि विभाजन तो हम लोग करेंगे और विभाजन पहले हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए विभाजन से। तो अब पुरापाषाण काल को देखते हैं। तकनीकी विकास
तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर दो चीज़ तो परिवर्तित हो रहे थे। एक तो समय के साथ तकनीक में परिवर्तन आ रहा था, और तकनीक में परिवर्तन आया, इस बात को आप कैसे इसकी पुष्टि कर सकते हैं, तो उपकरणों के स्वरूप में परिवर्तन आया है, इसलिए कह सकते हैं तकनीकी विकास हुआ है उनका। दूसरा, जलवायु में परिवर्तन हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रही है, धीरे धीरे ठंड समाप्त हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है और जलवायु मानव के अधिक अनुकूल होने वाला है। तो जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर पूरा पाषाण काल को, जो सबसे पुराना हमारा काल है, पूरा पाषाण काल को निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है, अभी ऊपर हम लोग देखे थे। अब चूंकि ये तीन विभाजित होकर के ये तीन जो है कैटेगराइजेशन हुआ, तो पहले कैटेगराइजेशन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है कि हम लोग इसको ओवरऑल भी देख सकते थे, पूरा पाषाण काल में कौन कौन से चेंजेज हुए। पूरा पाषाण काल में पूरे चेंजेज को देख लेंगे, चाहे वो निम्न पूरा पाषाण काल का हो, उच्च पूरा पाषाण काल का हो, या पूरा पाषाण काल, ये निम्न पूरा पाषाण काल का हो, मध्य पूरा पाषाण काल का हो, ये हम लोग एक साथ देख सकते हैं। लेकिन एक साथ देख करके वो जो थोड़ी विशेषज्ञता होती है विषय को लेकर, वो शायद नहीं हो पाए। अगर इसीलिए हम पढ़ें और प्रश्न छूट जाए तो फिर दिक्कत है, इसीलिए प्रश्न ना छूटे तो पूरा पाषाण काल को भी हम लोग विभाजित कर देते हैं, और विभाजित करके तीनों कालखंडों का विशेष रूप से अध्ययन कर लेते हैं, ताकि किसी भी जो है वर्गीकरण से पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो छूटे नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग थोड़े विशेष रूप से देखते हैं। तो पहली बात, 10 लाख BC से लेकर 10 लाख ईसा पूर्व BC से लेकर के, ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 BC तक के काल को इसमें रखा जाता है। तो आप तो जानते हैं, ऐसे भी पूरा पाषाण काल या इतिहास का, प्राचीन इतिहास का या इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है, क्योंकि 10 लाख BC से लेकर के 50,000 BC तक के कालखंड को इसमें सम्मिलित किया जाता है, समाहित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत लंबा समय है ये, और इसीलिए इतने लंबे समय में लगभग आप समझिए 9,50,000 साल का इतिहास आप देख रहे हैं, 9,50,000 साल का इतिहास। तो इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन हुए होंगे, ढेर सारे परिवर्तन हुए होंगे, बहुत चीज़ों की शुरुआत हुई होगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी शुरुआत हुई, तो वो देखते हैं हम लोग। तो पूरा पाषाण काल का ये सबसे लंबी अवधि है, ये हम लोगों ने देखा था दोस्तों। इस समय मनुष्य पत्थरों क्वार्टजाइट से निर्मित हथियारों का उपयोग करता था। मनुष्य पत्थरों, क्योंकि दोस्तों अभी तक मानव इतना विकसित नहीं हुआ है कि धातु की खोज करे, तो मनुष्य पत्थरों, और पत्थरों में भी किस पत्थर का, तो क्वार्टजाइट पत्थर का यूज किया करता था, जो उसको साधारण रूप में मिल जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। प्रयुक्त हथियार देखिए, किस किस तरह के हथियार वो उपयोग में लाते थे। तो हस्त कुठार लाते थे, विदारिणी लाते थे और खंडक। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, यूपीएससी या बीपीएससी में, यूपीएससी खास करके कैटेगराइजेशन करके फिर वहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में उपयोग में लाए जाने वाले हथियार कौन कौन से थे। तो हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदारिणी, क्लीनर और खंडक, ये तीनों यूज होते थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अधिकांश पूरा पाषाण युग हिमयुग से गुजरा है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 9,50,000 पहले की, वर्ष पहले की, तो निश्चित रूप से उस समय पृथ्वी काफ़ी ठंडी थी, हिम काफ़ी ज़्यादा जमे हुए थे, और इसीलिए पूरा पाषाण युग का अधिकांश समय जो है वो हिमयुग से गुजरा है। धीरे धीरे हिम कम हो गए क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी, और फिर गर्मी बढ़ने लगी तो उसके बाद जो है बर्फ़ पिघलने लगे, तो मैदानी घासों का ज़्यादा जो है उत्पत्ति हुई। मैदानी घासों के कारण जो है फिर चारागाह वगैरह, तो इसीलिए। लेकिन पूरा पाषाण युग की अगर बात करें तो अधिकांश पूरा पाषाण युग हिमयुग से गुजरा। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखेंगे कि अधिकांश पूरा पाषाण युग हिमयुग से गुजरा है। आगे चलते हैं दोस्तों, कि निम्न पूरा पाषाण स्थल। अब देखिए, इतिहास में आपको कहा गया है कि इतिहास और कहानी में जो मुख्य अंतर होता है वो इसी बात का होता है कि कहानी वो साक्ष्य के अभाव में हो सकते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा साक्ष्य के प्रभाव में लिखे जाते हैं। इसीलिए चूंकि इस समय के इतिहास के बारे में तो कोई लिखित स्रोत है नहीं, तो एकमात्र स्रोत जो इस समय के इतिहास को पता करने का हमारे पास उपलब्ध होता है वो है कि आपके पास पुरातात्विक अवशेष होने चाहिए, जिसके अध्ययन के पश्चात आप पता लगा पाएँ कि उस काल विशेष में मानव कौन कौन सी गतिविधियों में संलिप्त था। तो इसीलिए तो वो पूरा पाषाण स्थल जानना जरूरी है, क्योंकि
पुरापाषाण उस समय के साक्ष्यों के बारे में, जहाँ से वो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? किसके पुरातात्विक अवशेष? तो पुरापाषाण स्थल। तो पुरापाषाण स्थल से हमें पुरातात्विक अवशेष मिले होंगे इस समय के। तो इसीलिए पुरापाषाण स्थल जो है वो भारत में कहाँ कहाँ ये जानना जरूरी है। तो लगभग आप देखेंगे कि भारतीय महाद्वीप के संपूर्ण क्षेत्र में है, सभी क्षेत्रों में है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, कौन कौन से क्षेत्रों को छोड़ करके हम लोग आगे बात करेंगे। आगे आइए दोस्तों, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ ये लगभग आपको मिल जाते हैं सभी क्षेत्र में? तो असम की घाटी मिलेगी, सोहन घाटी मिलेगी, नर्मदा घाटी मिलेगी, बेलन घाटी मिलेगी। एक चीज़ आपको हिट कर रहा होगा, निश्चित रूप से हिट कर रहा होगा कि घाटी में ही क्यों? सोहन की घाटी, असम की घाटी। दोस्तों घाटी में इसलिए क्योंकि घाटी जो है, खास करके जो नदी घाटी होती थी, वो नदी घाटी मानव को दो प्रकार का सपोर्ट दिया। पहला सपोर्ट तो ये दिया कि घाटियों के बगल में मानव सुरक्षित हुआ करता था। दूसरी बात, एक तो सुरक्षा मिलता था और दूसरा पोषण मिलता था। सुरक्षा इस रूप में मिलता था, जैसे मान लीजिए किसी सोहन घाटी है, ये पंजाब पाकिस्तान प्रांत में आज चला गया है, पाकिस्तान में पड़ता है। इस सोहन घाटी, ये सोहन नदी घाटी जो है, तो यहाँ पर तो निश्चित रूप से जलीय क्षेत्र होगा ये। अब अगर ये जलीय क्षेत्र होगा और मानव यहाँ बसे, इन क्षेत्रों में मानव बसे, तो दोस्तों आप जानते हैं कि मानव ज़्यादा सुरक्षित कहाँ है उस समय? तो ज़्यादा सुरक्षित है वो इन घाटियों के बगल में अवस्थित हो। इन घाटियों के बगल में अवस्थित होने से इसको फायदा ये होगा कि लगभग इस क्षेत्र से ये जलीय क्षेत्र से कोई भी आक्रमण मानव की ओर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जलीय जीव वो स्थल क्षेत्र में आकर के मानव का शिकार नहीं करेगा। तो मानव एक तरफ से जो है यहाँ पर वो सुरक्षा के भय से मुक्त हो चुका है, वो एकदम सुरक्षित महसूस कर रहा है, यहाँ पर एकदम सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इसीलिए मानव यहाँ पर जो है, चूँकि यहाँ पर जो है आपको फेवरेबल कंडीशन है मानव के बसाव के लिए, इसीलिए यहीं पर आपको साक्ष्य मिलेंगे। तो एक चीज़ ये हो जाता है। दूसरी बात, इसको शिकार करना है। तो शिकार करना है तो कोई भी जीव, कोई भी जंगली जीव जंगल में जहाँ कहीं भी रहता हो, लेकिन निश्चित रूप से वो बिल्कुल इन नदी घाटियों के बगल में आएगा। क्यों आएगा? तो वो पानी पीने के लिए आएगा। तो जब वो पानी पीने के लिए आए तो हमें ढूंढने के लिए उसको जंगल नहीं जाना है, बल्कि वो आएगा इस एरिया में आएगा। तो ये जहाँ यहाँ के जो मानव हैं, जो पूरा पाषाणकालीन मानव है, तो वो आसानी से इन जानवरों का शिकार कर पाएंगे। और जब वो शिकार करेंगे तो निश्चित रूप से उनके भोजन का प्रबंध हो जाएगा, और भोजन करने से उनको पोषण होगा। तो जिंदा रहने के लिए जो सबसे बड़ी दो शर्तें थी, एक तो भोजन, दूसरा सुरक्षा। यानी कि दूसरे अर्थ में कहें तो एक तो पोषण और दूसरा सुरक्षा। ये पोषण और सुरक्षा दोनों नदी घाटियों के बगल में इन्हें मिल जाती थी, इसीलिए ज़्यादातर पूरा पाषाणकालीन स्थल नदी घाटियों के बगल में ही अवस्थित है। तो इसीलिए कहाँ से प्राप्त होंगे? असम की घाटी से, दूसरा सोहन घाटी से। सोहन घाटी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और जो है सर्वप्रथम यहीं से साक्ष्य मिला था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम यहीं से साक्ष्य मिला था। और यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो सोहन नदी घाटी से, वो आपको फलक संस्कृति की मिली है, फलक संस्कृति की। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। उसके बाद नर्मदा घाटी में भी मानव के साक्ष्य मिले हैं, पाषाणकालीन मानव के। उसके बाद बेलन घाटी, ये बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से भी मिले हैं। अब आइए आगे। इस काल के लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एक तो ये लोग शिकारी होते थे, दूसरी बात ये खाद्य संग्राहक होते थे। यानी अब ऐसा तो है नहीं कि भूख लगेगी तब शिकार करेंगे, क्योंकि ये मानव है तो बाद बाकी जीवों से ये अलग है। इसीलिए मानव तो उसी को कहते हैं ना, जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी कार्य करे, उसी को मानव कहेंगे। तो इसीलिए बाद बाकी जानवरों में तो ये मिलेगा नहीं, लेकिन मानव वही है जो मननशील है, तो ये भविष्य की भी चिंता करेगा और वर्तमान की भी। इसीलिए ये शिकार करेगा वर्तमान के लिए भी और संग्रह करेगा भविष्य के लिए। तो ये दोनों विशेषता आप देख रहे हैं पाषाणकालीन समय से ही चली आ रही है। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। इस काल में पेबुल, चॉपर और चॉपिंग उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। तो पेबुल, चॉपर और चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलेंगे यहाँ पर इस काल में। ठीक है,
तो ये जो है आपको मध्य पुरापाषाण कालीन विशेषता है, क्योंकि यहाँ पेबुल, चॉपर और चॉपिंग उपकरण पेबुल, चॉपर और चॉपिंग उपकरण मिलेंगे। ठीक है, तो पेबुल क्या होता था इसको थोड़ा सा समझते हैं कि पेबुल क्या है, चॉपर क्या है, चॉपिंग उपकरण। क्योंकि आप देखते हैं कि उपकरणों के माध्यम से ही पुरापाषाण कालीन इतिहास की सर्वाधिक जानकारी मिल पा रही है, और लगभग सर्वाधिक, या ऐसा कह सकते हैं कि संपूर्ण जानकारी मिलती है उपकरणों के माध्यम से। तो इसीलिए पेबुल क्या होता है तो देखते हैं। ये पेबुल जो है पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खा करके, पानी के बहाव में रगड़ खा करके, जिसके किनारे चिकने और सपाट हो जाते थे। तो जैसे मान लीजिए कि सोहन नदी घाटी है, तो उसके बगल में क्या होता था दोस्तों, तो जो पत्थर के टुकड़े होते थे, क्वार्ट्ज पत्थर के या और भी पत्थर के जो टुकड़े होते थे, वो टुकड़े जो है नदी के जल में रगड़ खा करके चिकने और सपाट हो जाते थे, जिससे ये आकर्षक भी लगते थे, नुकीले भी लगते थे। तो इसी को हम लोग पेबुल कहते थे। ये गोल मटोल और सपाट होते थे, तो इसी को पेबुल कहते थे। चॉपर क्या होते थे दोस्तों, तो चॉपर जो है इन्हीं पेबुल के माध्यम से बनाया जाता था। चॉपर ये बड़े आकार का होता था, पेबुल से बड़े आकार का होता था, और ये जो है पेबुल से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें अगर तो इसमें अब चॉपिंग उपकरण देखते हैं। तो चॉपिंग उपकरण क्या हुआ करता था, तो ये द्विधारी होता था, दोनों तरफ से धार। ये तो शानदार बात थी ना, दोनों तरफ से धार। आज भी हम लोग कहते हैं मजाक में द्विधारी तलवार है, तो ये जो है द्विधारी होता था। कौन द्विधारी होता था, तो चॉपिंग जो है, चॉपिंग उपकरण वो द्विधारी होता था, और पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती थी। दोनों किनारों को, पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती थी। तो दोस्तों ये चीज़ है। आगे चलिए अब। ठीक है, तो ये जो पेबुल संस्कृति है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो है सोहन नदी घाटी के बगल में जो है सर्वाधिक संख्या में मिली थी, और ये जो है भारत का सबसे पुराना जो है ये पाषाणकालीन साक्ष्य भी है। आगे चलिए दोस्तों, उपकरणों का साक्ष्य। आगे, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। बिल्कुल, मानव जीवन अस्थिर था। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये मानव पूरी तरह से बने नहीं हैं, तो मानवीय विकास चल रहा है, मानवीय विकास की प्रक्रिया जारी है। तो अभी इनका जो जीवन है वो अस्थिर है। अस्थिर क्यों है, उसका कारण क्या है दोस्तों? जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो तो जीवन निर्वाह के लिए होती है, और जीवन निर्वाह के लिए जो हमें व्यवस्था करना होता है उसमें मुख्य रूप से भोजन की व्यवस्था होती है। आज भी बहुत लोग भोजन की व्यवस्था में अस्थिर हैं। उस समय भी लोग भोजन की व्यवस्था में अस्थिर रहते थे, क्योंकि उन्हें शिकार करना होता था, और शिकार कभी भी एक जगह पे तो मिलेगा नहीं, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। जहाँ शिकारों की बहुलता होती थी ऐसे क्षेत्रों में वो बस जाया करते थे, तो इसीलिए भोजन की तलाश में वो अस्थिर थे। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत की निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति को, अब निम्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुरापाषाण काल तो हम लोग देख रहे हैं, उसमें अब निम्न की बात कर रहे हैं कि निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। और किस आधार पर है, तो वो उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के स्वरूप के आधार पर। एक था चॉपर, चॉपिंग पेबुल संस्कृति, और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। तो इसको समझते हैं दोस्तों। ये बीपीएससी वगैरह में तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन ये यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है ये सब चीज़। तो इसको ध्यान रखेंगे, समझने में क्या दिक्कत है। जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि बार बार पढ़ने का जो टेंशन है वो समाप्त हो जाए। तो देखते हैं चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति। क्षेत्र देखिए दोस्तों, क्षेत्र देखिए। यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी। सबसे पहले कहाँ पर, कैसे प्रकाश में आया, तो पाकिस्तान के क्षेत्रों में जब उत्खनन होने शुरू हो गए तो सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम इस संस्कृति के बारे में हमें पता चला था। दूसरी बात क्या है, उपनाम इसका क्या है, तो सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग कहते हैं। संस्कृति कहते किसको हैं दोस्तों, तो समजोर कृति बराबर संस्कृति। तो जो भी अपने समय के अच्छे गुण होते हैं, जो समय के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। तो ये जो
चॉपर और चॉपिंग टेबल संस्कृति है, ये उस समय के समाज में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया जाने लगा, इसीलिए एक संस्कृति का रूप धारण कर लिया। जैसे आज हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो है IT कल्चर, सूचना और प्रौद्योगिकी संस्कृति, तो मोबाइल हर हाथ में है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। जैसे आज, तो उस समय में ये संस्कृति का हिस्सा हो गया था, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में चॉपर और जो है चॉपिंग टेबल जो है इस तरह के उपकरण होते थे। तो इसीलिए इसको सोहन संस्कृति, क्योंकि सोहन नदी घाटी के जो है आसपास से ये प्राप्त हुए थे। दूसरी बात, इसको सोहन उद्योग भी कहेंगे। क्यों उद्योग कहेंगे? क्योंकि इस तरह के जो है उपकरण आप बना रहे हैं, तो उपकरण बनाना भी एक तरह का उद्योग है, इसीलिए सोहन उद्योग भी कहेंगे और जो है सोहन संस्कृति भी कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो ये जो है हमारा हैंड एक्स संस्कृति है। तो हैंड एक्स को अगर हम लोग देखें, हैंड एक्स संस्कृति को देखें, तो इस संस्कृति का मुख्य उपकरण जो है हैंड एक्स है। हैंड एक्स, हस्त कुठार कहते हैं हिंदी में, और उपनाम जो है इसका ये है एस्चुलन संस्कृति। एस्चुलन संस्कृति, आगे चलिए, एस्चुलन संस्कृति उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, ठीक है, जितना कि हैंड एक्स जाना जाता है। तो आगे चलिए, उपकरण प्राप्ति स्थल कहाँ से मिला भाई ये? तो ये मिला है अतिरंपक्कम से, और ये है मद्रास के निकट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हैंड एक्स संस्कृति, क्योंकि BPSC भी शायद पूछी है और UPSC कई बार पूछी है। ये अतिरंपक्कम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है, और इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि मद्रास के निकट है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि इस क्षेत्र से ये मिलेगा, इस क्षेत्र से ये मिलेगा, तो इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जानते हैं। जैसे उसको सोहन नदी घाटी या सोहन उद्योग के नाम से जानते हैं, उसी तरह इसको क्या कहेंगे? मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मद्रासी उद्योग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आप सीधे कहेंगे कि हैंड एक्स से। ठीक है, या हैंड एक्स संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है? तो मद्रासी उद्योग से या मद्रासी संस्कृति से। क्लियर है दोस्तों?